स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे पर। जैसा कि हम पिछले सेशन में चर्चा कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति पर, उनके मिथुन राशि के गोचर पर, उसी चर्चा को आज हम अपने दूसरे भाग में आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छे स्थान पर हैं तो उनके क्या क्या शुभ प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे ज्योतिर्विद दीपक जी का। नमस्कार दीपक जी। तो जैसा कि सर हम लोग बात कर रहे थे कि पिछला सेशन जो हमारा था ज्योतिष चर्चा का, वो इस बारे में था कि जो हम गुरु का गोचर था मिथुन राशि में, तो हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं, देव गुरु हैं वो। तो अगर वो किसी जातक की कुंडली में एक अच्छे शुभ स्थान पर हैं तो उसके क्या क्या शुभ प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। चलिए, अब आप, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से दर्शकों की जो शिकायत थी बिल्कुल हम दूर करना चाहेंगे, दूर कर देते हैं। गुरु पे खूब ढेर सारी चर्चा कर लेते हैं अब, ताकि आपकी प्यास बुझे, जो है आप लोगों की, श्रोताओं की, हमारे और दर्शकों की। देवगुरु बृहस्पति का जो अगर मैं देखूं तो खगोलीय स्वरूप में नहीं जाते हैं। बृहस्पति जो देवता हैं उनकी टेंडेंसी, उनकी प्रवृत्ति और उनके तार्किक विश्लेषण पर जाएंगे और फिर बात करेंगे कि शुभ परिस्थिति में किस प्रकार का योग जो है वो गुरु बनाते हैं जी। गुरु जैसा कि शास्त्रोक्त है, उसमें संकेत छुपे हुए हैं कहानियों में बहुत सारे। अगर मैं उसके सही संकेत की तरफ देखूं तो देव गुरु जो है वो किसके गुरु हैं? देवताओं के। देवता कौन है? जो आपको देते हैं, लेने की इच्छा नहीं प्राप्त कर रखते। तो जो देने वालों को शिक्षा दे रहा हो, जो देने वालों को, मतलब जो पहले ही देने की प्रवृत्ति रखता हो, उसको भी जो ज्ञान देता हो जी, देवगुरु, या जिसके ज्ञान के बल पर कोई देवता बना हो जी। मतलब अब चूंकि ये चीज है कि भाई पहले कौन आया नहीं मालूम, क्योंकि देवता भी पहले से माने जाते हैं और क्योंकि बृहस्पति भी देवता ही हैं जी। लेकिन देवताओं में गुरु की उपाधि है जी। तो इसको ऐसे ले लिया जाए कि जो सत्कर्म करने वाले हैं, जो जन कल्याण करने वाले हैं, जो जीव कल्याण करने वाले जो शक्तियां हैं जी, उनको जो ज्ञान देता हो, ये एक तो स्थिति होगी, तो भी वो सर्वश्रेष्ठ होगा। और दूसरी स्थिति ये होगी कि जिसके ज्ञान से व्यक्ति के अंदर देने की प्रवृत्ति जागृत हो जाए। अध्यात्म, परोपकार। अध्यात्म तो परोपकार जो कर रहा है वो आध्यात्मिक होगा ही, ठीक है ना। बिना आध्यात्मिक हुए परोपकार की भावना आपके अंदर आएगी ही नहीं। निस्वार्थ परोपकार की भावना उसी के अंदर आएगी जो व्यक्ति आध्यात्मिक है। तो अगर आपके अंदर निस्वार्थ परोपकार करने की भावना है तो आप आध्यात्मिक हैं। उसके लिए कोई किताब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है जी, ठीक है ना। कि अध्यात्म का मतलब ही क्या होता है कि हम निस्वार्थ, बिना किसी चीज में अटैचमेंट रखे हम अपने कर्म को करें। तो जो शक्ति, जिस शक्ति के ज्ञान देने से व्यक्ति देवता तुल्य हो जाए या देवता हो जाए, तो वो शक्ति बृहस्पति। तो इसलिए बृहस्पति का महत्व बहुत अधिक है। और कुंडली में भी बृहस्पति जो है वो इंसान को देवता तुल्य बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। मैंने एक बार, बहुत पहले की बात है, 8-10 साल हो गया होगा, मेरे साइट पे वो पड़ा हो, मेरे चैनल पे होगा वो, जिसमें मैंने कुछ ऐसे लोगों की जो ज्ञात कुंडलियां, क्योंकि भाई एक्चुअल में वो कुंडली है नहीं, कई बार भ्रम हो जाता है, लेकिन जो कुंडली उपलब्ध है उन लोगों की, जैसे शिक्षक दिवस पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस के अवसर पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो मैंने उनकी कुंडली, हमारे देश में भले ही वो क्रिश्चियन है लेकिन सेवा के लिए मदर टेरेसा का नाम बहुत बड़ा है जी। तो मदर टेरेसा की जो उपलब्ध कुंडली है, ज्ञान, अद्भुत ज्ञान की क्षमता रखने में जिनका नाम लिया जाता है, जिन्होंने विश्व पटल पे भारत का नाम विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी कुंडली का वर्तमान में अभी जो बिल्कुल निश्चल एक चेहरा उभर, ऐसे बहुत लोग होंगे, मैं नहीं कहता खाली वही है जी, बिल्कुल। मैंने जो विश्लेषण उदाहरण स्वरूप आप बता, क्योंकि उस समय मैं ज्योतिष पे दे रहा था, तो उस समय जो सामने चेहरा उभरा वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का उभरा कि मतलब राष्ट्रपति हैं, मैंने चेहरे पे एक बाल सुलभ
जो है वो उनके जी मुस्कान रहती जी थी, वह चंचलता रहती थी और ज्ञान के भंडार। बिल्कुल तो मैंने इन लोगों की जो उपलब्ध कुंडलियां हैं उसका विश्लेषण किया और मैंने देखा कि सबकी कुंडली में बृहस्पति कहीं लग्न, दशम या पंचम को प्रभावित कर रहा है। जी दशम भाव कर्म का होता है, पंचम ज्ञान का होता है, जी लग्न तो पूरे शरीर और बुद्धि और आपकी प्रवृत्ति का होता है। जी तो कहीं ना कहीं इन लोगों की कुंडलियां उससे जी प्रभावित थी। तो आपको देवतुल्य बृहस्पति बना देंगे अगर बृहस्पति बहुत अच्छे होंगे। ये बृहस्पति का सबसे बड़ा गुण है। बृहस्पति जो योगकारी हो जाते हैं, जैसे मैंने राशिफल में भी चर्चा किया, तो कर्क लग्न जो है, कर्क राशि जो चंद्रमा है, उसमें बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। भगवान श्री राम की कुंडली में भी कर्क लग्न के बृहस्पति माने जाते हैं, कर्क राशि के बैठे हैं। तो जो कुंडली जी बनाई जी हमारे पूर्व विद्वानों ने या जी ऋषि महर्षियों ने, जो कुंडली भगवान श्री राम की मानी गई कि ये जी कुंडली भगवान राम की जो जो गणनाओं में उनका जो जन्म हुआ। तो पृथकतावादी मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि बृहस्पति लग्न में तो थे, तो भगवान को भगवान मैंने बना, अब वो बना दिया, भगवान थे इसलिए बने। जी मैंने वो दोनों बातें हैं कि भाई भगवान थे इसलिए बृहस्पति को वहां बैठना पड़ा, जी इसकी व्याख्या ऐसे भी लोग करते जी हैं, या बृहस्पति बैठे इसलिए वो इसलिए भगवान बने, भगवान जो भी मान जी लें आप, उस तरह के तर्क में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन नीच दृष्टि गई सप्तम भाव पर। रिश्तों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। और कर्क लग्न में सप्तम भाव होता है मकर राशि। मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है। मां सीता से लगभग दूरी ही रही है भगवान राम की। जी विवाद नहीं था, वो लोग आज के जो कलह लेकिन कलेश नहीं करते थे, दोनों माने परिस्थिति जन ने एक ईश्वर और एक देवी, जी बावजूद उसके जो है वो दूरी बनी रही। लेकिन राम को राम बना दिया। और एक चीज और देखिए कि बृहस्पति के प्रभाव, जो मैं अभी राशिफल में बोल रहा था, इसलिए भी कई विद्वानों ने कहा होगा कि स्थान हानि करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम को शारीरिक सुख कभी नहीं मिला। जी चाहे वो वन में भटके हों, चाहे घर पे आए हों, और उनको हमेशा, और पंचम दृष्टि भी संतान पे, संतान के वियोग का भी कारण रहा। जी बिल्कुल संतान के साथ भी कहाँ रहे देव गुरु बृहस्पति, भगवान श्री राम। तो रिश्तों के लिए नहीं, लेकिन ज्ञान, मर्यादा, परोपकार। जी तो बृहस्पति अगर किसी के लग्न में है, विशेष करके अगर कर्क लग्न के बृहस्पति हो गए, तो फिर तो वो चंद्रमा और जो बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो अद्भुत बनता है जी। उसके अलावा भी अगर स्वराशि में बृहस्पति अगर लग्न में किसी भी राशि में हो तो अपना छाप तो छोड़ ही देंगे। वो वृषभ और तुला में भी अगर होंगे तो व्यक्ति भोगी विलासी होते हुए भी वो परोपकारी हो जाएगा कुछ हद तक, क्योंकि भाई वो ऊर्जा तो काम करेगी ही करेगी ना। हाँ, कई बार वो पूरी, अब अगर तुला या बृहस्पति में तुला या वृषभ में बृहस्पति बैठे हों तो वो व्यक्ति पूरा संत कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में झूलता है या दोनों का सुख लेता है। तो पूरा फकीर कभी नहीं बन सकता, पूरा संत कभी नहीं बन सकता जी। कई बार वो संत होते हुए भी बहुत भोग और विलास की ओर उन्मुख होगा। वो जमीन पे नहीं सोएगा, वो राशि ठाट में रहेगा जी। तो क्योंकि उसके अंदर वो शुक्र की भी जो है वो थोड़े इंपॉर्टेंस है जी। तो बृहस्पति अगर शुभ हो तो आपको ज्ञानवान, परोपकारी, जन कल्याणकारी आपको बनाएंगे और हमेशा देने की क्षमता देंगे। तो अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा भी तब भी ज्ञान बांटेगा और सही ज्ञान बांटेगा लोगों को। उसके अंदर एक प्यास होगी कि जो हमारे साथ है या जो हमारा समाज है या हमारे साथ के जो लोग हैं वो सही दिशा में चले। वो एक टार्च बेरर की भूमिका में होता है। विशेष करके अगर दशम भाव कर्म का स्थान पर बृहस्पति बैठे हों तो कर्म उसका वैसा हो जाएगा। पंचम भाव पे बैठे हों तो बुद्धि ज्ञान में और प्रखर बनाएंगे। लग्न पे बैठे हों तो पंचम को भी देखते हैं और भाग्य स्थान को भी देखते हैं। तो व्यक्ति धार्मिक, परोपकारी, ज्ञानवान, शीलवान, ये सब होगा। व्यक्तिगत सुख में कमी रहेगी जी, व्यक्तिगत सुख में कमी रहेगी। तो ये दिक्कत आती है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर बहुत योगकारी हो जाते हैं। अब 2 योग मैं बताने जा रहा हूँ बृहस्पति के जो सबसे शुभ योग हैं, पंच महापुरुष योग हैं जी। और उनको पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है। उसमें से एक जो राजयोग है वो 5 ग्रहों के कारण बनते हैं। एक बनता है मंगल के कारण, पंच महापुरुष राजयोग। एक बनता है बुध के कारण, एक बनता है बृहस्पति के कारण, एक बनता है शुक्र के कारण और एक बनता है शनि के कारण। शनि के कारण हाँ जी। शनि से शश योग बनता है, शुक्र से मालव्य योग बनता है जी, बुध से भद्र योग बनता है, मंगल से रोचक योग बनता है।
लेकिन उन सब में जो सबसे ज्ञान के माने एक्चुअली क्या होता है कि आप किस चीज को वरीयता देते हैं। जी। अगर आप जमीन जायदाद भूमि वाहन खूब देखना चाह रहे पैसा हैं, धन संपत्ति, तो रोचक योग आपके लिए बहुत अच्छा है। जी। अगर बहुत ज्ञानवान और सीलवान बनना चाहते हैं, विशेष करके सज्जन पुरुष आध्यात्मिक को जरूरी नहीं है। जी ठीक है ना, जी तो इस जी, बात को दोनों अलग बातें हाँ हैं। सज्जनता है, लेकिन वो जो है वो परोपकारी हो, धार्मिक को आवश्यकता नहीं, सज्जन है जो, क्योंकि सज्जन होते हुए भी परोपकार करना एक अलग गुण है, और सज्जन होते हुए भी हम सज्जन हैं, दूसरों की हानि नहीं करते, लेकिन मैं सज्जन हूँ, जी। परोपकार करूं या ना करूं दोनों अलग बात है। वो बुद्ध के कारण बनेगा। अच्छा। मालव्य योग जैसा नाम है, मालदार बना देगा, वो भौतिक सुख अकूत सुविधाएं, धन संपदा, बिल्कुल। शश नामक योग शनि के कारण बनता है, धन संपत्ति ज्ञान पर देते हैं, लेकिन शनि चाहे कितने भी उच्च क्यों, कुछ एक दो भाव को बहुत बुरी तरह से खराब करते हैं। तो शनि के कारण भी इस तरह का। लेकिन जो बृहस्पति से योग बनता है उसका नाम पता है क्या है? जी। हंस। हंस योग कहा जाता है उसको, यानी जो नीर और क्षीर का विवेक रखता हो। तो हंस राजयोग देवगुरु बृहस्पति के कारण बनता है, जो नीर क्षीर का विवेक रखे। न्याय बृहस्पति भी करते हैं, और करते का मतलब कि वो, लेकिन बृहस्पति के न्याय में दंड नहीं होता, शनि के न्याय में दंड होता है, और बहुत भयानक दंड होता है जी। बृहस्पति छोड़ देंगे आपको यथास्थिति। जैसे संत होता है ना कि तुम मेरा नुकसान करो, ठीक है कर लो, लेकिन मैं तो तुमको सही रास्ता दिखाऊंगा, और उसके बाद तुम्हें जो करना है कर दो, मैं दंड देने वाला कौन होता है, ईश्वर जाने। ये भाव होगा बृहस्पति वाले के अंदर। शनि वाले के अच्छा दिए हो, आने दो, टाइम बताता हूँ। वो न्याय और दंड दोनों के अधिकारी, वो न्याय दंड दोनों के अधिकारी। तो बृहस्पति न्याय तो अच्छा, और बृहस्पति को कहीं जज बना दिया जाए तो वो भावनात्मक, दूसरे को भी बहुत नुकसान ना पड़े, लेकिन सही बात को सही कह देंगे, गलत को गलत कह देंगे। तो ये बृहस्पति के प्रभाव से होगा। तो हंस नामक राजयोग बनता है। कुल दीपक नामक राजयोग तो खैर बृहस्पति से भी बनता है, बुध से भी बनता है, शुक्र से भी बनता है। कुल दीपक का मतलब कि अगर केंद्र में बृहस्पति बैठे हों, दसम भाव में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, विशेष करके लग्न चतुर्थ और दसम। होता क्या है कि चतुर्थ में होंगे तो दसम पे दृष्टि पड़ती है सीधी जी, दसम पे है तो दसम पर हैं ही बिल्कुल, और लग्न पर है तो शरीर पर हो गए। सप्तम के उतने प्रभावशाली कुल दीपक योग नहीं बनता, लेकिन 3 भाव में कुल दीपक योग बहुत मजबूत बनता है। कुल दीपक का मतलब जो अपने घर परिवार का नाम रोशन करे, ऐसा काम करे से ख्याति मिले, तो वो योग भी इनसे बनता है। एक और बड़ा जबरदस्त योग बनता है गज केसरी योग। गज केसरी योग जो बनता है बृहस्पति और चंद्रमा की युति से। अगर हालांकि इसमें कई चीजें हैं कि वो चंद्रमा पर दृष्टि पड़ेगी तब भी गज केसरी योग बनेगा, या चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो तो भी वो योग बनेगा, लेकिन वो सब योग उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण योग है वो है कि अगर चंद्रमा और गुरु की युति एक साथ हो गई और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, यानी वो एक भाव में है, कैसे? एक ही भाव में बैठे, मान लीजिए कर्क राशि और कर्क में ही चंद्रमा बैठ गए, कर्क में ही गुरु बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में जबरदस्त गज केसरी योग बनता है। एक चीज और देखना होगा कि जो है वो उस पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि ना हो, या कोई और ग्रह ना बैठा हो, जैसे राहु ना बैठ गया हो, राहु बैठ गया बिगाड़ देगा सारी चीजों को, तो वो ना बैठा हो। लेकिन अगर केवल बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हो और विशेष करके केंद्र में बैठे हो, तो गज केसरी योग बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि धन धान्य संपत्ति पारिवारिक सुख बहुत, इसमें भी अपवाद होगा क्योंकि केंद्र में बैठे तो बृहस्पति मालिक किसके और लग्न कौन सी है, बहुत सारी जैसे वृषभ लग्न में 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए कि चंद्रमा, अब 1-2 बार ऐसी कंसल्टेंसी आती है मेरे पास कि मेरे में तो गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। अब वृषभ लग्न में चंद्रमा और गुरु बैठ गए अष्टम भाव में, तो ये ठीक नहीं है। या तुला लग्न में बैठ गए छठे भाव में, तो वो गज केसरी योग तो पहले बनेगा नहीं। तो कई लोग ना उसको आजकल क्या इतना अपभ्रंश हो गया है कि उसको कहीं भी बैठा होगा तो बोलेंगे गज केसरी योग है। तो उस पर चर्चा करूंगा बाद में कि उसके क्या नुकसान है, लेकिन फिलहाल हम लोग शुभता की बात कर रहे हैं। तो गुरु के कारण जो है वो गज केसरी योग बनता है, और गज केसरी का मतलब हाथी और सिंह का कॉम्बिनेशन, ताकत, चंचलता, हिंसा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जो है वो
सिंह का जो प्रभाव है वो हिंसा वाला भी है, लेकिन हिंसा का स्वरूप यहाँ नहीं होगा। केसरी का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो निर्भय हो और जंगल में भी छोड़ दीजिए तो वहां का राजा बन जाएगा, ऐसी क्षमता है। और अकेला हर कुछ करने में सामर्थ होगा और कई बार उसको अकेले चलने की प्रवृत्ति भी होगी। और गज की तरह जो है वो किसी की बेपरवाह और अत्यधिक उसको पता होगा कि मेरे पास ताकत है, वो बोले भले न किसी को, लेकिन वो और छोटी छोटी बातों को वो व्यक्ति इग्नोर भी करेगा, छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होगा। तो बृहस्पति के बहुत अक्सर कानून के मामले में और फाइनेंस के मामले में जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हों उसमें उनमें बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं। फाइनेंस का मैटर होगा तो बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कानून का मामला होगा तो बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अच्छा, और बहुत बड़े फकीर जो होंगे, बहुत बड़े जो संत होंगे, उनमें भी बृहस्पति, शनि और केतु का प्रभाव होता है। तो बृहस्पति एक तो मोक्षदाता, ये भी केतु की तरह है और केतु से बेहतर है। दूसरी बात, ज्ञान को बढ़ावा देने वाले, आपके व्यक्तित्व को बढ़ावा देने वाले, ख्याति देने वाले, आपको विनम्रता के साथ साथ निर्भीक बनाने वाले, किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होने वाले, अकेले भी छोड़ देने पर अपना रास्ता स्वयं बनाने वाले, इन तमाम गुणों को बृहस्पति देते हैं। अगर वो लग्न को प्रभावित कर रहे हो तो लग्न को दशम में भी प्रभावित करेंगे तो बड़ी ख्याति मिलेगी आपको। पैसे उतना मिले ना मिले लेकिन प्रसिद्धि बहुत मिलेगी। जैसे बहुत लोगों को होता है, देखे धन नहीं है उनके पास, बड़ी ख्याति है, हर आदमी जाके झुकता है, बड़ा बड़ा राजा पैरों पे, उनके कदमों पे अपना सर रख देता है। वो बृहस्पति की क्षमता है, वो किसी ग्रह की वो क्षमता नहीं। तो मंगल बृहस्पति की युति भी शुभ है अगर शुभ प्रभाव में है, क्योंकि वहां पर ऊर्जा के साथ साथ आध्यात्मिकता भी होती है, तो आदमी तेजी से काम करता है। बुध गुरु का कॉम्बिनेशन एक बहुत बढ़िया प्रबंधन और फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा पड़ता है। गुरु शनि का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने कहा कि ज्ञान, कानून, न्याय के मामले में बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अगर कहीं पंचम दशम लग्न में पड़ा हो तो कोई बहुत अच्छे जज हों, बहुत अच्छे वकील हों, उनमें यह युति देखने को मिल सकती है, आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, तभी आप बहुत अच्छे न्यायविद हो सकते हैं। गुरु राहु की युति गुरु चांडाल योग बनाती है, वहां पे गुरु की उतनी गलती नहीं है जितना राहु का प्रभाव है। और गुरु केतु की युति को भी कई लोग अपभ्रंशतावश, गलतीवश, भ्रमवश गुरु चांडाल योग बोल देते हैं, जो कि नहीं। गुरु केतु युति गुरु चांडाल बिल्कुल नहीं। चांडाल का मतलब नीच प्रवृत्ति। बृहस्पति जो है वो वक्री ना हो, नीच राशि में ना हो, दृष्टि किसी खराब या नीच ग्रह की ना हो, तो केतु के साथ बृहस्पति की युति काफी बेहतर जो है वो परिणाम देती है। तो कुल मिलाकर के देव गुरु अगर शुभ हों तो व्यक्तित्व को बहुत निखार देंगे। धन अगर बृहस्पति के कारण आ रहा है तो शुभ मार्ग से आएगा और उसमें स्थिरता होगी जी। बृहस्पति की दशा अंतरदशा अगर चल रही है और आपके लिए शुभ है, लग्न राशि उनकी मित्रवत है और शुभ ग्रहों के घरों के स्वामी हैं, तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को शांति की अनुभूति होती है। अच्छा, धन आए ना आए, शांति की। अच्छा, राहु के बाद बृहस्पति की दशा आती है तो राहु इतना पीड़ित कर देता है आदमी को, मानसिक रूप से झंझावात दे देता है कि राहु के बाद बृहस्पति जब आते हैं तो वैसे भी लगता है कि तपती धूप में कुछ छाया मिल गई, तो वो अनुभूति बृहस्पति देते हैं। तो बृहस्पति के बहुत सारे शुभ प्रभाव हैं जी। और अगर कुंडली में बृहस्पति लग्न में बैठ गए या पंचम में बैठ गए तो व्यक्ति कुछ और हो या ना हो, इंसान जरूर होगा वो। हाँ, तो दीपक जी, चलते चलते एक आखिरी प्रश्न कि कौन से वो दो भाव होंगे जिनमें अगर बृहस्पति हैं तो सबसे बेस्ट या शुभ प्रभाव देंगे किसी भी जातक को? लग्न पंचम या नवम भाव जी। अगर इन क्योंकि घरों में पंचम में होंगे तो भी लग्न पे दृष्टि पड़ती है, नौवीं दृष्टि पड़ जाती है और भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ती है। लग्न में है तो पंचम को देखेंगे, भाग्य को देखेंगे सप्तम के अलावा जी। और नवम में है तो भी लग्न को देखेंगे और पंचम को देखेंगे जी। तो अगर लग्न, पंचम या भाग्य स्थान पे बृहस्पति है तो सर्वोत्तम स्थिति है, बशर्ते कि किसी मेलेफिक प्लैनेट के प्रभाव में ना हो, जो है वो नकारात्मक ग्रह के प्रभाव में ना हो और वक्री ना हो।
जी। वक्री तो ना वो हो, नीचस्थ ना हो, तो हालांकि नीच जहाँ पे बैठते हैं वहां से आगे सामने उच्च दृष्टि जाती है, लेकिन प्रभाव तो कम हो ही जाता है, शुभता में कमी तो आ ही जाती है। जी, तो ये तीन घर हैं जहां पर कि बहुत, दशम में भी बृहस्पति अगर हैं तो उससे ये फायदा होता है कि कर्म जो है वो काफी शुभता लिया हुआ होता है। लग्न में बृहस्पति है तो मान के चलिए कि व्यक्ति कुछ नहीं होगा लेकिन एक बहुत अच्छा इंसान होगा। जी। हाँ। तो दीपक जी, चलते-चलते एक अंतिम प्रश्न ये हमारे दर्शकों की तरफ से है। एक जैसे आम धारणा है कि अगर आपके उच्च के बृहस्पति हैं या फिर थोड़े से कम प्रभावशाली हैं, तो उनको बृहस्पति का उपवास करना चाहिए, ऐसा कुछ है? उपवास पर एक वीडियो अलग से किसी दिन आप शूट करवाइए। जी, आ, उपवास जो है वो धार्मिक दृष्टि से जो उपवास है जी, उसमें उस दिन उस ग्रह या उस देवता की पूजा की जाती है, आराधना की जाती जी, है। आजकल जो उपवास का प्रचलन देख रहा हूं वो फास्टिंग से हो गया है। जी, तो अब फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं तब तो उसका धार्मिक प्रभाव तो पड़ना नहीं है, क्योंकि व्रत आप रखे हुए हैं उसमें आप झूठ बोलेंगे जी, उसमें आप, अगर जी, आप उसमें कहेंगे कि यार नॉनवेज तो खाता हूं लेकिन बृहस्पतिवार को नहीं खाता हूं, जी, तो या फिर मेरा तो आज बड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है लेकिन आज बृहस्पतिवार है इसलिए नहीं खाएंगे। जी, तो अगर इस तरह के भाव से आप उपवास कर रहे हैं तो यूजलेस है, उसका कोई जी, जी, प्रभाव है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप पूर्ण आध्यात्मिकता के साथ व्रत रख रहे, व्रत जो है अगर अनुष्ठान के साथ रखा जाए, पूजा पाठ ध्यान के साथ रखा जाए, तब व्रत प्रभावशाली है। और उस दिन आप बृहस्पति से संबंधित जो चीजें नुकसान करने वाली उनको